नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। हर हफ्ते दर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार की दिशा आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में क्या रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बीते हफ्ते की। बीते हफ्ते में सबसे बड़ा इवेंट रहा, एक तरीके से मिनी बजट कह सकते हैं। और जिस तरीके से जीएसटी रेट का, जीएसटी के अंदर रिफॉर्म देखने को मिला, जीएसटी में बड़ी कटौती देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि बाजार चलने को तैयार नहीं है। आरबीआई की रेट कट हो गया, इनकम टैक्स में छूट बजट में मिली थी लास्ट बजट में। अब इतना बड़ा इवेंट, जीडीपी के नंबर्स आ गए और वो 7.8% तक। लेकिन उस सब के बावजूद आखिर में बाजार को और किस खबर का इंतजार है, अब नहीं तो कब, ये हमारी आज की थीम है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि आखिर में ये बुल सोया हुआ क्यों है, अब ये कब जगेगा, आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं जिनको किसी परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उनका परिचय कराते हैं। गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सर, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास, हम जो लोग डेली चूँकि कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी आपको लाने के लिए। बहुत लोग कह रहे थे कि गुरमीत जी को लेकर के आइए, वो जिस तरीके से समझाते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा निमंत्रण आपने स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहले तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो पहली टिप्पणी तो आपसे यही जानना चाहेंगे सर, आखिर में क्या मतलब, कारण क्या है, वजह क्या है कि मतलब इतनी बड़ी खबर थी, उम्मीद थी कि एक बड़ा गैप अप हो सकता है, वो देखने को मिला भी, लेकिन नहीं सस्टेन कर रहा बाजार। कहाँ पे आपको लगता है कि दिक्कत है जिसकी वजह से अब फ्राइडे को जो नंबर्स हमने देखा, उसमें देखा अब 6 मंथ के मतलब जो है हाई पर पहुंच गए एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन। ऐसी क्या बात है दूरदर्शिता एफआईएस के अंदर जो उनको दिखाई दे रही है और हमको नहीं दिखाई दे रही है? विभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी टीचर्स डे हाँ, सबको। आपको सर, आप गुरु हैं और हमारे तमाम दर्शक नहीं, आपसे मार्गदर्शन लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी टीचर्स डे सर, और बहुत सारे मार्केट दर्शकों के लिए जी आप प्रेरणा स्रोत हैं। जी सर। मार्केट सबसे बड़ा गुरु है, हम सब स्टूडेंट्स हैं। देखिए, दो तीन कारण है एफआईएस का, जो आप बोल सकते हैं बेरुखी कह सकते हैं मुझे इंडिया की तरफ। देखिए, दो तीन कारण है इसके। पहला कारण ये है रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस। जो बाकी मार्केट है वो हमसे बेटर वैल्यूड है, चाहे चाइना है, कोरिया है। चाइना 11 के पी पे था, अभी हांगकांग इंडेक्स अभी भी 12 के पी पे है। तो रिलेटिव अपॉर्चुनिटी है। तो दूसरा, आपने देखा होगा पिछले एक साल में, अगर आप चाइना, हैंगसेंग, कोरिया का रिटर्न देखेंगे तो 30-40% रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। हमारा बाजार में थोड़ा अर्निंग ग्रोथ का स्लो डाउन हुआ, तो नवंबर से अब ये स्लो डाउन देखने को मिला। अर्निंग में अर्निंग सिंगल डिजिट ग्रो कर रही थी। लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा बेटर हुआ, बट फिर भी 8% 9% ही अर्निंग ग्रोथ आया। हम 21-22 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे हैं। तो एक एक तो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस जिसे हम बोलते हैं। दूसरा, क्या होता है दुनिया में जब भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, यूएस की 30 ईयर 5% हो गई है, यूके का बॉन्ड यील्ड 5% के नजदीक जा रहा है, तो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस इक्विटी की कम होती है। तो स्पेशली जो महंगे मार्केट होते हैं, और इंडिया में ही पैसा बना है इमर्जिंग मार्केट के पूरे बास्केट में ज्यादा, तो एक एक मूवमेंट होती है, रिस्क ऑफ ट्रेड होता है। एक कारण वो है। तीसरा, एक सेंटिमेंटली जब से इंडिया पे टैरिफ लगा है, बाजार को ये उम्मीद नहीं थी कि हम पे, इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया को एक बेहतर बीटीए मिलेगा, शायद वन ऑफ द अर्ली कंट्री होगी यूएस के साथ डील करने। तो ये तीन सेटबैक लगे, जिस वजह से आउटफ्लो हो रहा है। और एक स्टेज पे जब ग्रोथ वापस आएगी, जो भी अभी स्टेप्स लिए हैं, चाहे सरकार ने पहले इनकम टैक्स कट किया, फिर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया, फिर अभी हमने जीएसटी कट किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ये इतना बड़ा रिफॉर्म है, ये 91 के लेवल का रिफॉर्म है। ये मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है थोड़े लैग के साथ आएगा, आपको वो देखने को मिलेगा अर्निंग्स में। जब ये अर्निंग्स में आना शुरू होगा, जब बाजार को यकीन हो जाएगा कि अर्निंग वापस डबल डिजिट आ रही है, तो एफआई फ्लोज भी, आउटफ्लो ना केवल रुकेंगे, बट कि एक सर्टेन स्टेज पे वापस भी आएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और इक्विटी मार्केट में हर 2-3 साल में एक साल ऐसा आता है जब रिटर्न नहीं बनता है, और करेक्शन आते हैं। हम थोड़ा सा क्या है, हम भूल जाते हैं पीछे पिछला मार्केट का हिस्ट्री। अगर आप देखें, पिछले 20 साल मुझे हो गए मार्केट में, लगभग 18 साल में बाजार एक बार 10% जरूर गिरा है। तो साल में लगभग एक बार 10% गिरता ही गिरता है। और 2-3 साल में एक बार बड़ा गिरता है, 20% 25%। और 5-7 साल में एक बड़ा करेक्शन आता है, जैसा कोविड में आया, या 2011 में आया, या लिमन क्राइसिस में आया। तो ये पार्ट है। और ये चीज हमें याद रखनी है कि रिटर्न जो बनता है वो बहुत कम पीरियड में बनता है, एक साल। तो साल के ऐसे 10-12 दिन अच्छे होते हैं जब पूरा रिटर्न बनाते हैं साल का। तो इसलिए आप चूज नहीं कर सकते कि अभी मैं बाहर हो जाता हूँ, जब वो अच्छे दिन आएंगे तो आपको ये पेड पीरियड लेना पड़ेगा।
और इसको 3 से 5 साल के ब्लॉक में देखें बाजार को, खाली हर साल हर 6 महीने का रिटर्न ना देखें। अगर आप निवेशक हैं तो, आप ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली बात अलग हो सकती बिल्कुल सर। अभी आप जीएसटी की बात करते, मैं समझना भी चाह रहा था, और आपने बिल्कुल सही कहा सर कि जब 1991 का रिफॉर्म हुआ था तब बहुत छोटे थे हम लोग, तो उतनी समझ भी नहीं थी। पर ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब एक तरीके से मिनी बजट इसे कह सकते हैं। अब बजट में ज़्यादा कुछ रहा नहीं। इतने बड़ा रिफॉर्म को, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? किस तरीके से इसका फ़ायदा कंज्यूमर को होगा, और क्या वजह रही कि बहुत सारी कंपनियां में हमने देखा कि उस तरह के शेयर प्राइसेस में हमने रिफ्लेक्शन नहीं देखा। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि शायद जो 5% के जो लोग आ गए हैं उनको क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलेगा जो पहले मिला करता था, उसकी वजह से शायद जो वो मार्जिन पास ऑन नहीं होंगे और उसका असर देखने को। आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए आपको मैंने एक चीज देखी है पिछले कुछ सालों में, गवर्नमेंट का जहाँ पे फोकस है वहां पे आपको पोर्टफोलियो का फोकस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 2021 में किसी को नहीं पता था पीएसयूज में ऐसे रिटर्न आएंगे, डिफेंस कंपनीज में ऐसे रिटर्न आएंगे, कमोडिटीज में ऐसे रिटर्न आएंगे। हमने किसने सोचा था कि डिक्सन जो क्वार्टर का साल का रेवेन्यू करता है वो एक क्वार्टर में करना शुरू कर देगा। कहाँ वो 2,000 करोड़ टर्नओवर करता था, आज 30-40 हजार करोड़ टर्नओवर कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया। तो ये जो ट्रम्प 2.0 है, यहाँ पे हर कंट्री अपने डोमेस्टिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस करेगी, डोमेस्टिक इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट करेगी। तो एक सरकार का, अगर आप पिछले 10-12 साल का देखें, सरकार का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है, एनर्जी, एयरपोर्ट, डिफेंस, पावर, सब। अब सरकार कंजम्पशन पे जा रही है, तो सरकार को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कंजम्पशन इंजन, इकोनॉमी के 3 इंजन होते हैं। एक जो गवर्नमेंट कैपेक्स करती है वो होता है, एक जो प्राइवेट कैपेक्स करता है वो होता है, और तीसरा जो कंजम्पशन इंजन होता है। तो अब कंजम्पशन इंजन को जोर देने की जरूरत है। हमारा मैक्रो पिक्चर अच्छा है, जीडीपी 7.8 है, करंट अकाउंट डेफिसिट 0.2% है, ये इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, हमारी ग्रोथ 7-8% कम इन्फ्लेशन के साथ, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैक्रो पिक्चर अच्छी है, अब हम जो है ग्रोथ लीवर बढ़ा सकते हैं। और जीएसटी का इम्पैक्ट आपको सेक्टर बाय सेक्टर करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल होती है। तो बहुत सारे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप बच्चों का स्टेशनरी, बहुत छोटा एग्जांपल है, बच्चों का स्टेशनरी के अगर आप प्रोडक्ट्स देखें तो उसपे कई चीजों पे जीएसटी 0 हो गया है। पेंसिल, इरेजर, रबर, शार्पनर, है ना। और तो जो इनफॉर्मल प्लेयर होंगे, जो कच्चे में काम करते हैं, वो कहेंगे यार तो इंसेंटिव नहीं है, तो हम फॉर्मलाइज तरीके से ही काम करते हैं। सिमिलरली बहुत सारे, आपने याद होगा जब रेस्टोरेंट पे 5% जीएसटी आया था, बहुत सारे रेस्टोरेंट जो कच्चे में काम करते थे उन्होंने फिर फॉर्मल बिलिंग करना शुरू कर दिया था, या पार्शियल फॉर्मल बिलिंग करना शुरू कर दिया था। तो इससे लोअर स्लैब्स आने से कंप्लायंस बढ़ेगा, फॉर्मलाइजेशन होगा इकोनॉमी का। और मुझे तो, मैं ये हैरानी नहीं होगी मुझे कि 3-4-5 महीने के अंदर जीएसटी नंबर एक्चुअली बढ़ना शुरू हो जाए। दूसरी बात, क्लैरिटी हो गई, स्ट्रक्चर सिंपल हो गया, 2 ही स्लैब हो गए और एक एक लग्जरी स्लैब। तो जो सेविंग होगी वो वापस रिसाइकलिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने गाड़ी खरीदी आज, मान लीजिए 40% वाली भी गाड़ी खरीदी आपने, आज क्रेटा खरीदी या फॉर्च्यूनर खरीदी, तो मान लीजिए 40 लाख रुपए की गाड़ी है फॉर्च्यूनर, एक्स शोरूम प्राइस। तो वहां 10% का फर्क आया है। पहले 28% जीएसटी था और 22% सेस था, अभी 40% है, मतलब 10% कम हो गया, 50 से 40, इफेक्टिव 40 है। तो ये जो 3-4 लाख आप सेव करेंगे, या अगर आप छोटी गाड़ी ले रहे हैं तो लाख रुपए सेव करेंगे, ये वापस आप और कंज्यूम करेंगे, या तो ट्रैवल करेंगे या एसेसरीज लेंगे या उसकी कुछ सेविंग करेंगे। तो एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आने वाला है कंजम्पशन, इसे हम वर्चुअल साइकिल बोलते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है जो कंजम्पशन बास्केट है इसको बहुत बूस्ट मिलने वाला है। उसमें एफएमसीजी है, अप्लायंसेज है, ऑटो है, फर्टिलाइजर्स हैं, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इंश्योरेंस में हमने जीएसटी देखा नील हो गया है लाइफ और हेल्थ में। तो इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और आपको ये पोर्टफोलियो में करना है। और तीसरा, डिस्प्यूट सिस्टम खत्म होगा सर। आप देखिए बहुत सारे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, फाइनल प्रोडक्ट 18% जीएसटी का है, लेकिन उसमें जो पार्ट्स लग रहे हैं उसमें 28% जीएसटी लग रहा है। कहीं फाइनल प्रोडक्ट में 12 लग रहा है, किसी के पार्ट्स में 18 लग रहा है। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को एड्रेस किया। जैसे अगर आप ऑटो पार्ट्स देखेंगे, उनका एक एचएस कोड होता है, अक्रॉस द वैल्यू चेन 18 हुआ है। तो उससे जो एक इवेजन होता था या डिस्प्यूट क्रिएट होता था वो भी हटेगा। तो सिंप्लिसिटी है, कंप्लायंस बढ़ेगा, ज्यादा लोग फॉर्मल इकोनॉमी के नेट पे आएंगे। तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चर जो पीएमआई नंबर है आपका सर्विसेज का और मैन्युफैक्चरिंग का, ये बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज करने वाला है अगले 3-4 महीने में, जैसे ही फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है और लंबा मैरिज सीजन है आगे। जी। अच्छा सर, क्योंकि अभी 5-7 मिनट के बाद हम थोड़ा सा फटाफट कोशिश करेंगे सेक्टर स्पेसिफिक बात करने की। अभी जो चिंताएं हैं उस पर बात कर लेते हैं।
एक तो बात यह है कि क्या हम दूसरी तिमाही के नतीजे भी हम ये मान के चलें कि अभी प्रेशर में ही रहेंगे और ये थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर से इम्प्रूव होंगे, क्योंकि एक चीज़ है जो चिंता दिखा रही है। दूसरा, शुक्रवार के दिन हमने देखा ट्रम्प साहब का एक और ट्वीट आया। एक तरफ हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि नवंबर तक जो है यूएस से डील हो जाएगी, वहाँ से कहा जा रहा है कि हमने चीन के गेम में जो है रशिया और भारत को खो दिया है, अंधेरे में चले गए हैं। तो वो जो उसके मायने क्या है, अभी तक भारत की तरफ से तो जवाब आया नहीं। आप कैसे देख रहे हैं, मतलब ये जो वॉर चल रही है इसका बहुत लोग कह रहे हैं आगे चल करके आईटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि अब वो ट्रम्प जो है किसी भी तरीके से वो एक खींच आ गई है कि मतलब नहीं अब तो थोड़ा सा परेशान करना है। तो ये आपकी टिप्पणी इस पर जानना चाहेंगे। मैं इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ये 50% टैरिफ ज्यादा देर नहीं देंगे। हाँ, आपको शॉर्ट टर्म में तकलीफ दे सकता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कहना बहुत मुश्किल है। स्पेशली ट्रम्प 2.0 में बहुत ही कहना मुश्किल है। कल क्या हो जाए ये भी कहना मुश्किल है। बट मेरा ये मानना है कि दो बड़ी इकोनॉमीज हैं। एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया एक नेचुरल एलाई है। हमारा जो डीप टेक पार्टनरशिप है यूएस के साथ वो बहुत बड़ा है। आप देखिए, गूगल सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है। एप्पल ने कल 2 स्टोर खोले इंडिया में, एक बैंगलोर में, एक पुणे में, कोरेगांव पार्क में। ओपन एआई ने अभी 5 लाख लाइसेंसेस दिए हैं, एक्सेलरेटर लाइसेंस दिए हैं चैट जीपीटी के। तो मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है यूएस की टेक्नोलॉजी को। आईफोन 17 एक्सक्लूसिवली मैक्सिमम पहली बार इंडिया में बन रहा है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक्स जो है वो सक्सीड करता है पॉलिटिक्स पे, और अच्छी इकोनॉमिक्स ही अच्छी पॉलिटिक्स होती है लॉन्ग रन में। तो जैसे जैसे यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो डेटा सामने आएगा, टैरिफ का इम्पैक्ट सामने आएगा, मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, मैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं थोड़ा सा टोन सॉफ्ट हुआ है। जो एक 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 टोन था, एक एक लैंग्वेज थी, एक बॉडी लैंग्वेज थी, वहां मुझे थोड़ी सॉफ्टनिंग दिखती है। हालांकि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तो मैं इस व्यू में हूँ कि ये 50% या जो भी, अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म में कुछ नेगेटिव आता है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। और इस वजह से अगर कोई भी बाजार में डिसलोकेशन होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी हुई। और बिल्कुल जी, आप देखिए पिछले सारे करेक्शन अपॉर्चुनिटी लगते हैं, करंट करेक्शन हमेशा रिस्क लगता है। आज हम चर्चा करते हैं, अरे कोविड में निफ्टी 8,000 के नीचे आ गया था तो ले लेना चाहिए था। रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था तब बाजार गिरा था तो ले लेना चाहिए था। पीछे ईरान और इसराइल हो रहा था तो लोग न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे थे, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे थे। तो कोई ना कोई इवेंट बाजार में होता रहेगा, नाम बदलते रहेंगे। तो और मैंने ये चीज देखी है, बिल्कुल जब भी कोई एक्सटर्नल इवेंट की वजह से बाजार गिरा है, देखिए भारत में प्रॉब्लम हो, हमारे यहाँ इकोनॉमी की ग्रोथ खराब हो, बैंक में एनपीए बढ़ रहे हो, कोई बड़ा डोमेस्टिक इवेंट हुआ तो समझ में आता है, आप बेरिश हो सकते हैं। बट अगर कोई एक्सटर्नल इवेंट है और डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो मुझे लगता है ये हमेशा सूनर और लेटर फिक्स हो जाएगी। तो और थोड़ा सा इक्विटी के लिए आपको थोड़ा ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि फ्यूचर जो है बेहतर होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड है इक्विटी इन्वेस्टर का। हम लोग एनालिटिक्स पे ध्यान देते हैं, टेम्परमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने कि मतलब बाहरी कारणों से अगर गिरावट आ रही है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ये जो है बात सही है आपकी। लेकिन अब सर ज़रा कुछ एक सेक्टर्स पे ज़रा बात कर लेते हैं और कुछ एक थीम पे बात कर लेते हैं। हमने देखा लगातार बैंकों को लेकर के चिंताएं बढ़ रही हैं, और ख़ास तौर से निफ्टी उतना पेन नहीं दे रहा है जितना बैंक निफ्टी दे रहा है, जितनी चिंताएं वो बढ़ा रहा है। बैंकों को लेकर आपका व्यू है क्या सर, ख़ास तौर से चाहे वो पीएसयूज हों या फिर प्राइवेट हों, कहाँ पे मतलब टेंशन क्या है? बैंक सबसे वैल्यू पॉकेट है मार्केट का, तो बैंक हमेशा हाई बीटा सेक्टर है। तो बाजार रिकवर करेगा तो रिकवरी भी ज्यादा आएगी। जब आपने देखा था पीछे, आरबीआई ने जब रेट कट शुरू किया तो बैंक निफ्टी 46-47 हजार से 55-56 हजार गया था। तो बैंक लीड भी करेगा जब भी रिकवरी आएगी, क्योंकि अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो भी बैलेंस शीट में आएगा। इकोनॉमी अगर रिकवर करेगी तो भी बैलेंस शीट में आएगा, चाहे वो कंजम्पशन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट। दूसरा, हमारे बैंक्स की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 10 ईयर मीडियन से नीचे है। पूरा बैंक निफ्टी आपको 16-17 के पीई पे मिलता है। प्राइस टू बुक वाइज 2 टाइम्स मिलता है। बहुत सारे अच्छे प्राइवेट बैंक 1 टाइम प्राइस टू बुक में है, चाहे फेडरल बैंक है, आरबीएल है। अच्छे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो आपको आईसीआईसीआई 3-3.25 टाइम्स पे, एचडीएफसी 3-3.5 टाइम्स पे, एक्सिस लगभग 2 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत रिजनेबल है। तो शुरू में थोड़ा निम प्रेशर आता है जब 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 रेट कट होता है, बट बाद में निम नॉर्मलाइज करने लगता है। और आप देखिए बैंक्स में काफी फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बैंक बुलिश। अभी एसबीआई ने डॉलर इशुएंस में काफी पैसा रेज किया, 4.5%।
तो मेरा मानना है कि एक क्वार्टर लैग के बाद आपको रिटर्न रेशियो नेम्स दोनों बेटर दिखेंगे। और इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो क्रेडिट ऑप्टिक बढ़ता है। जैसे ही आपको होम लोन 6.5-7% पे आने लगेगा, कार लोन 6-7% पे आने लगेगा, पर्सनल लोन्स कम रेट पे आएंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज कम उस पे आएंगे, तो क्रेडिट ऑप्टिक बढ़ेगा। प्लस जैसा मैंने बोला, लंबा फेस्टिव सीजन है और आगे लॉन्ग मैरिज सीजन है दिसंबर तक, तो ओवरऑल कंजम्पशन के साथ आपको बैंक बैलेंस शीट में दिखेगा। तो मैं एनबीएफसी को भी इनिशियली इमीडिएट इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंड इमीडिएटली कम होता है। गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी भी अच्छा करेंगी और बैंक्स भी अच्छा करेंगे। तो बैंक एक सबसे वैल्यू पॉकेट है मेरे हिसाब से मार्केट में, और यहाँ पे आपको ओवरवेट होना चाहिए। ये एक तरीके से कौसाई कंजम्पशन प्ले ही है। अच्छा सर, जब बैंक्स की बात कर रहे हैं तो फोकस दो तरह, क्योंकि हम डेली भी शो करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो क्वेरीज आती हैं। एक तो बहुत लोग साल भर से फंस गए हैं जो मिड कैप बैंक्स हैं पीएसयूज़ के, यूको बैंक हो, साउथ इंडियन बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उनमें कोई मूवमेंट खास देखने को नहीं मिल रही है। पीएस प्राइवेट बैंकों में तब भी बीच बीच में रैली आती है, या दिग्गज जो बैंक्स हैं एसबीआई पीएसयूज़ के, उनमें भी तब भी मोमेंटम रहता है। ये क्या क्या ये अभी इनका दौर ख़त्म हो गया मिड कैप पीएसयू बैंक्स का? और अभी अगर रखना हो तो आप प्राइवेट पे फोकस करेंगे या पीएसयू पे करेंगे? और जिनके पास ये पड़े हुए हैं पुराने टाइम के, साल भर से जो सवाल पूछ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है आपको एक कोर बैंकिंग पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा, एक टैक्टिकल रखना पड़ेगा। कोर में आपके अच्छे वेल रन प्राइवेट बैंक्स आएंगे, मे बी एसबीआई भी वहां पे आ सकता है, क्योंकि एसबीआई में एक स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड हुआ है पिछले कई सालों में। तो चाहे वो आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, फेडरल है, टीयर टू बैंक में एसबीआई, ये आप कोर पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। और कुछ जगह टैक्टिकली, जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आएगी, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम है आज, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.7 0.8 की बुक पे है, जो बैंक्स के आपने नाम लिए हैं वो 0.4 0.5 बुक पे है। सरकार ने गोल्डमैन सैक को भी अपॉइंट किया है, 3 बैंक्स में सरकार डाइवेस्टमेंट करना चाहती है। आईडीबीआई बैंक का भी स्टेक सेल इस साल होने वाला है। तो कुछ जो जो दूसरी साइड है, वहां पे आप टैक्टिकल हो सकते हैं कि जैसे ही बाजार में रिकवरी आए, आपको यहाँ पे बाउंस मिलेगा तो आप थोड़ा सा टैक्टिकल प्ले कर सकते हैं। बट कोर में आप प्राइवेट पे वर्क करिए, क्योंकि ये बेटर रन है। यहाँ पे आपको क्रेडिट एक्सीडेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, सडनली एनपीए में सर्ज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसयूज खराब है, हमने प्राइवेट बैंक में भी बैलेंस शीट इश्यूज देखे हैं। इंडसइंड बैंक में देखिए आप, बैलेंस शीट इशू आए, येस बैंक में पहले बैलेंस शीट इश्यूज आए थे। तो मैं सबको एक तरीके से पेड नहीं करूंगा, तो मैं ये कहूंगा जो वेल रन प्राइवेट बैंक है वहां पे ज्यादा रही है। पीएसयू बैंक में आप थोड़ा टैक्टिकल हो सकते पीएसयू बैंक में थोड़ा टैक्टिकल रही है, ये सलाह है यहाँ पर। आप सर आते हैं जरा एक और थीम जो अब जिसके सब आप भी जिक्र कर रहे थे, कंजम्पशन पे फोकस गवर्नमेंट का है, सबका फोकस अब बातचीत काफ़ी चल रही है। यहाँ पर अगर पोर्टफोलियो में शामिल करना हो तो ऑटो पे फोकस करें, एफएमसीजी पे करें, या सब में से थोड़े थोड़े चुनते रहें? और ऑटो एफएमसीजी के अलावा वो कौन से सेक्टर हैं जहाँ से शेयरों को चुनने की आवश्यकता है अभी? और क्या ये समय है कि पोर्टफोलियो को रिविजिट किया जाए, उनमें कुछ क्षेत्र को बाहर किया जाए, कुछ को एंट्री दी जाए? जी सर। हैं। तो विपुल जी, जैसे मैंने बोला, कंजम्पशन को आप 3 भाग में बनाएं। पहला भाग है जो आपका बेसिक सीरियल्स है, जहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड जीएसटी कट है। कुछ कंपनीज हैं जिनके पूरे पोर्टफोलियो में जीएसटी कटा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ब्रिटानिया देखेंगे, या अगर आप नेस्ले देखेंगे, ब्रिटानिया में लगभग आई थिंक 90% पोर्टफोलियो पे जीएसटी कट है। कॉलगेट में शायद 100% पे है, तो पे सब में है। फिर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे फूड का पोर्टफोलियो ज्यादा है, जैसे बीकाजी है या ब्रिटानिया है, वहां पे भी 70-80% पोर्टफोलियो में जीएसटी कट है। तो एक आपका बास्केट है एफएमसीजी का, जो कि चला नहीं है 2-3 साल से, तो आप उसमें से कुछ कंपनीज दे सकते हैं। आप ब्रिटानिया देख सकते हैं, आप टाटा कंज्यूमर देख सकते हैं, आप नेस्ले देख सकते हैं। फिर आपका एक पोर्टफोलियो है कंज्यूमर ड्यूरेबल का, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, उसमें आपके अप्लायंस मेकर आते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल मेकर आते हैं, वहाँ 28 से 18% आया है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर्स हैं, किचन अप्लायंसेज हैं। तो ये एक सेकंड पोर्टफोलियो है कंजम्पशन का। तीसरा एक है कि जो हम जिसे हम बोलते हैं, जिसमें जेनजी इन्वेस्ट करती है, जिसे हम ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत जीएसटी कट है, थोड़ा बहुत जो बचत होगी उस पे उसका हमारा कंजम्पशन बास्केट बड़ा है। ये जो नई जनरेशन है, इसको ट्रैवल और एक्सपीरियंस इकोनॉमी में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड शेयर्स हैं, होटल्स हैं, या एयरलाइन रिलेटेड शेयर्स हैं, या ट्रैवल रिलेटेड शेयर्स हैं, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। और चौथा है ऑटो है, उसे भी मैं कंजम्पशन मानता हूँ। ऑटो में एक जो दूसरी अच्छी चीज हो रही है कि रूरल रिकवरी बहुत सालों बाद देखने को मिल रही है। मंथ ऑन मंथ ट्रैक्टर सेल बढ़ रहा है। तो टू व्हीलर कंपनीज हैं, टू व्हीलर एंसिलरी कंपनीज हैं, जैसे टीवीएस है, बजाज है। एंसिलरी कंपनीज हैं जैसे मोटो मिंडा है। उसके अलावा ट्रैक्टर मेकर्स हैं,
फोर व्हीलर मेकर्स हैं, एम हो गया। तो मुझे लगता है ऑटो एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज हो सकता है। और जो ये जो क्वार्टर के नतीजे आएंगे, 22 सितंबर से नवरात्रे चालू है, जो अगले 3-4 महीने के नंबर्स आएंगे वो बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऑटो में कुछ खास हुआ नहीं है। एक्चुअली आप देखिए, राजीव बजाज जी का स्टेटमेंट आया था कि शायद हम कोविड वाले हाई पे आएंगे टू व्हीलर सेल्स। मतलब जो जी। हमारा कोविड से पहले सेल होती थी टू व्हीलर्स की, वो अब हम क्रॉस करेंगे। तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है इस सेक्टर में। और मुझे लगता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग का 25% वेट है ऑटो का हमारे उसमें। तो ऑटो भी आपके पोर्टफोलियो का कंजम्पशन बास्केट का पार्ट हो सकता है। तो ये आप 3-4 बास्केट के थ्रू कंजम्पशन के लिए, और थोड़े बहुत न्यू एज कंपनीज भी जो है, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, चाहे वो जोमेटो स्विगी है, या पॉलिसी बाजार है, या नायका है, न्यू बिजनेस जो प्लेटफॉर्म है, उनको भी इसका कंजम्पशन रिवाइवल का और फेस्टिव सीजन का बेनिफिट मिलेगा। जी सर। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अब ये तो बात हो गई कंजम्पशन की थीम को लेकर के। कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों का रिटेलर्स का बहुत एक्सपोजर रहा है, और चूँकि एक रैली अच्छी देखने को मिली, अब वो सेक्टर धीमे पड़ गए हैं। उनमें एक है डिफेंस, और ये धीमा पड़ने के बाद इंडिया पाकिस्तान के बाद फिर से एक बार चर्चा में आया, और वहाँ अच्छा खासा एक्सपोजर, और लगातार सरकार की तरफ से जो है अब स्टेटमेंट भी आ रही है, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अभी बीएल को हमने सुना कि 600 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला, और भी कई कंपनियों को एचएल को लेकर के कई सारे ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थीम में अब क्या वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन तो ऊपरी स्तरों से तो काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, उसके बावजूद अब चलने को राजी नहीं, क्या अब फंड डाइवर्जन हो रहा है कंजम्पशन की तरफ, इस वजह से नहीं चल रहे हैं? और जिनके पास ये लोग होल्ड कर रखे हैं उनको क्या सजेशन रहेगा, और क्या डिफेंस सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में रखना भी चाहिए या नहीं? तो थोड़ा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा बिल्कुल जी। देखिए, मैं आपको एक तो जीएसटी रिलेटेड बेनिफिट बताता हूँ, एक आपको मैं लॉन्ग टर्म स्टोरी बताता हूँ। जी सर। तो जीएसटी में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जीरो जीएसटी में आए हैं, जैसे सब असेंबलीज हैं, रेडार्स हैं, सेंसर्स हैं, कुछ ड्रोन्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें जीएसटी कम हुआ है, या तो 5 हुआ है या 0 हो गया है। तो वो एक शॉर्ट टर्म ब्लिप आपको देखने को मिलेगा। कुछ हमारा सेक्टर भी अजीब सा था। ड्रोन विद कैमरा जीएसटी 18% था, ड्रोन विदाउट कैमरा 5% था। तो ये सारी एनोमली भी करेक्ट हुई है। तो एक तो जीएसटी रिलेटेड बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। दूसरी डिमांड स्ट्रक्चरल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फाइटर जेट, इंडिया के पास अब 29 स्क्वाड्रन बचे हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट होते हैं लगभग। तो अगर आज हमारा 2 वे 3 वे वॉर हो जाए, मान लीजिए, आती तो चलो चाइना से दोस्ती है, बट लेट्स से अगर दोनों फ्रंट खुल जाते हैं, तो हमें करीबन 44-45 स्क्वाड्रन चाहिए। तो हम करीबन 15 स्क्वाड्रन शॉर्ट है। इनफैक्ट 65 की जंग में भी हमारे पास 33 या 34 स्क्वाड्रन थे। तो जब से मिग 21 रिटायर हुआ है, तो हमें लगभग 300-400 फाइटर जेट चाहिए। और ये एक साल में डिप्लॉयमेंट पूरी नहीं हो सकती। तो आप कुछ इंपोर्ट करेंगे, कुछ आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं साफरान के थ्रू, और अपने जेट्स बनाएंगे। तो ये लंबी स्टोरी है अगले 5-6 साल की। सिमिलरली भारत ने अभी एक प्रोजेक्ट कुशा, जिसे हम बोलते हैं, हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो ताकि कल को कोई ड्रोन अटैक हो या कुछ भी, हम उसको डिफेंड कर सकें। भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो कोलैटरल डैमेज बहुत हो सकता है। तो वहां पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है, एयर डिफेंस सिस्टम का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो ड्रोन कंपनीज, एयर डिफेंस कंपनीज, ब्रह्मोस मिसाइल्स की पूरी दुनिया में डिमांड है। हम ब्रह्मो मिसाइल एक 33 करोड़ की बनाते हैं, ये लगभग आधी कॉस्ट की है जो हमारे कॉम्पिटिटर बनाते हैं। तो भारत के साथ एक जो एडवांटेज है डिफेंस में, वो है कि हम एक बार जब बना लेते हैं तो हम बहुत फ्रूगल हो जाते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत कम कर देते हैं, इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी कर देते हैं। तो मुझे तो लगता है डिफेंस लॉन्ग टर्म स्टोरी, बट ये आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा। पहले सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, जी। आगे नाम डिफेंस लगता था तो चल जाते थे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। अच्छा सर, ये जो है पहले ज़्यादातर लोगों का फोकस पीएसयू कंपनियों पर भी था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इस बात पे है, आत्मनिर्भर के भारत के नाम पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान की वॉर में हमने देखा भी कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के नाम लोगों को पता भी चले। आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, आप लोग तो एनालिसिस करते रहते हैं, पर रिटेलर्स को पहली बार वो नाम से पता लगे कि अच्छा ये ड्रोन बनाती है, अच्छा इनका ये काम है। वहाँ पे कितना आपको लगता है कि दम दिखाई दे रहा है प्राइवेट प्लेयर्स को, में कितना आपको दम दिखाई दे रहा है यहाँ पे? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप देखिए, जैसे सिमुलेटर्स है, हमारे यहाँ 90% ट्रेनिंग फिजिकल होती है। दुनिया में सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है 70-80%। तो एक कंपनी है, मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है बट बता रहा हूँ, वो सिमुलेटर्स बनाती है, जेन टेक्नोलॉजी।
एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। हम्म। सिमिलरली मैंने आपको बताया, जैसे हम पिनाका रॉकेट है जो हमारा जिसका अभी हम गाइडेड रॉकेट बना रहे हैं, जो इसरो से कोऑर्डिनेट करके उसका प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। जी। हम वो बहुत वन फोर्थ वन फिफ्थ कॉस्ट पे बनाते हैं। हम्म। मैक 4 है जो 4 टाइम स्पीड ऑफ साउंड। तो एक कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज, जिसमें मैं बहुत समय से निवेशक भी हूँ। वो कर रहा है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो तो पीएसयूज अकेला नहीं है। हम्म। पीएसयूज भी अच्छे हैं, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो या भारत डायनेमिक्स हो या एचए हो। बट प्राइवेट कंपनीज भी है। बट जैसा मैंने बोला, वैल्यूएशन बहुत रिच हो गए थे पिछले 3 साल में, मैसिव रैली आई है। तो आपको यहाँ पे ये सोच के एंटर करना है कि इस कंपनी में मैं लंबा निवेश करने वाला हूँ, 4 5 साल 6 साल के ब्लॉक में करने वाला हूँ। अगर आप शॉर्ट साइटेड होंगे, क्योंकि ऑर्डर बेस्ड बिजनेस है, किसी क्वार्टर अगर ऑर्डर नहीं आया, तो जैसे मैं जेन टेक्नोलॉजी का बताता हूँ, 200 रुपए का शेयर था, 2 साल में ये 24 2500 हो गया। बिल्कुल। पिछले 2 क्वार्टर ऑर्डर नहीं आया, तो आज 2500 का शेयर 1400 हो गया है। तो इसमें शार्प फॉल्स भी देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि ये हर क्वार्टर नंबर नहीं आएगा ऐसा। तो आप अगर उसको वैसे प्ले करेंगे और हर क्वार्टर के हिसाब से करेंगे, तो आपको परेशानी हो जाएगी। बे चलिए, तो ये बात हो गई डिफेंस को लेकर के भी। फटाफट थोड़ी सी बात सर रेलवे को लेकर के, वहाँ पर भी बड़ा एक्सपोजर है, ये भी सेक्टर नहीं चला है। ये अब बजट का एक हिस्सा तो हमने देख लिया जीएसटी में। क्या डिफेंस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेलवे पर इसका कोई अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन है आपकी? और क्या हम ये जो हर बार जो देखते हैं बजट के इर्द गिर्द रेलवे शेयरों में फिर से जान आती है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? काफ़ी लोगों की आस लगी हुई है हायर लेवल पे लेकर के जो लोग बैठे हुए हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि कहीं शायद गवर्नमेंट कैपेक्स कम करेगा, क्योंकि आपने जीएसटी कट दिया है, उससे आपको 50 60 हजार करोड़ शेल आउट करने पड़ेंगे। ऑनलाइन गेमिंग में हमारा जीएसटी हाँ, वहाँ पे घटेगा। बड़ा लॉस। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद पब्लिक कैपेक्स कम हो सकता है, मार्जिनली होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। बट जैसे मैंने बोला, पूरे सेक्टर के लिए नेगेटिव नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर सेक्टर है, गवर्नमेंट अभी सेमीकॉन 2 पॉलिसी निकालने वाली है। आपने अभी पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाई विक्रम, यहाँ पे मैसिव आउटले आने वाला है। तो सेमीकंडक्टर स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं, उसकी पूरी वैल्यू चेन पे फोकस कर सकते हैं। रेलवे में वंदे भारत रिलेटेड जो प्ले है, और जो कंपनीज ट्रांसफार्मर बना रही है रेलवे के लिए, छोटी कंपनीज है जो ट्रांसफार्मर भी बनाती है लोकोमोटिव्स के लिए, रेलवे के लिए, तो आपको वैल्यू चेन ब्रेक करनी पड़ेगी। कि ये ऐसा नहीं कि रेलवे का सप्लायर है तो मैं ले लेता हूँ। तो जो इक्विपमेंट कंपनीज है, रेलवे इक्विपमेंट कंपनीज हैं, ट्रांसफार्मर कंपनीज हैं, जो वंदे भारत के कोचेस बना रही, तो वहां पे मुझे लगता है आपको थोड़ा सा सिलेक्ट होकर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। बट पूरा सेक्टर अच्छा करेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक सर, ये आपने काफ़ी अच्छा कहा कि पूरे सेक्टर ही अच्छा चले, वो ज़रूरी नहीं है। चुनिंदा शेयर जो खासतौर से वैल्यूएशन जिनकी बेहतर हो, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों, उन पर फोकस करना चाहिए। अच्छा सर, चूँकि आप मुझे बताया गया कि आपके पास भी समय की थोड़ी कमी है, आप काफ़ी व्यस्त हैं तो रहते हैं लगातार। चलते चलते मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे बास्केट छूट गए हमारे बातचीत में, ओएमसीज है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम चीज़ें छूट गई हैं। अभी अगर एक पोर्टफोलियो हमको का निर्माण करना हो, तो एक तो हिस्सा हमने कंजम्पशन थीम पे दे दिया, बाकी के खाने में क्या क्या आपको लगता है कि होने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमको ज़रा। देखिए, कोई पोर्टफोलियो परफेक्ट नहीं होता है और पोर्टफोलियो रोटेट करता है। बट मेरे को 4 5 थीम्स अच्छी लगती हैं, जो मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे अगले 3 से 5 साल में। तो कंजम्पशन हम डिस्कस किया, बैंकिंग को मैं उसका ही पार्ट लूंगा। तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन और बैंकिंग आपके पोर्टफोलियो का 40 50% होना चाहिए। सेकंड, जैसा मैंने बोला, मैन्युफैक्चरिंग पे वेट बढ़ाइए सरकार। बहुत चाहती है कि डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता बढ़े, चाहे वो सेमीकंडक्टर है, डेटा सेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, चिप्स हैं, कभी तो मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज पोर्टफोलियो में आप बढ़ाइए। सरकार का ऑफिशियल टारगेट है 25% होगा जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग 2030 तक। तो इसका मतलब यह है कि बाजार से अगले 6 साल में 2 गुना होगा मैन्युफैक्चरिंग, शायद 3 4 गुना बढ़े। तो मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज में आप थोड़ा बहुत ऑटो भी आएगा, सेमीकंडक्टर्स भी आएगा, डेटा सेंटर्स भी आएगा। तीसरा, मुझे लगता है फार्मा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगले 5 साल में कुछ $350 बिलियन के ड्रग ऑफ पेटेंट हो रहे हैं, इनके जनरिक वर्जन आएंगे। तो जो प्रॉफिट पूल है इंडियन कंपनीज का, ये काफी बड़ा बढ़ने वाला है, एड्रेसेबल मार्केट बढ़ने वाला है। बट फार्मा, जैसा मैंने बोला, थोड़ा डिफिकल्ट बिजनेस है, लंबी बिजनेस है। तो हेल्थ केयर पे मुझे लगता है निफ्टी में वेटेज सिर्फ 5% है। एचडीएफसी बैंक का वेटेज इंडेक्स में 10% है। 140 करोड़ का हमारा देश है, फार्मा का वेटेज इंडेक्स में 5%। पूरा फार्मा सेक्टर एचडीएफसी बैंक से कम। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जबकि फार्मा ने, अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल देखें, निफ्टी को बीट किया है, क्योंकि ये गिरता कम है जब भी क्राइसिस आता है। अभी भी आपने देखा होगा, पूरे फॉल जब हुआ मार्केट में, फार्मा सबसे कम गिरता है, डिफेंसिव सेक्टर।
तो फार्मा का वेटेज होना चाहिए। और एक लास्ट जो मैं अब बोलता हूँ, मुझे एक थीम बड़ी अच्छी लगती है जो बड़े मेरे दिल के थोड़े नजदीक है, रिसाइकलिंग बोलता हूँ, जैसे हम सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। हम्म। तो कौन सी कंपनीज हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है, मतलब पानी साफ कर रही है, हवा साफ कर रही है, प्लास्टिक रिसाइकिल कर रही है, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है भारत के। आप देखिए सीवेज प्लांट अगर आप देखेंगे तो भारत में सीवेज का कवरेज 60%। हमारे यहाँ बिल्कुल। पानी की समस्या है, जबकि हमारी हम्म। इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है। तो क्लीन एयर, क्लीन वाटर, प्लास्टिक्स को जो रिसाइकिल करने वाली कंपनीज जो है, इसे हम सर्कुलर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को जो मैनेज करने वाली कंपनीज है, इसमें भी आप थोड़ा सा वेटेज बढ़ा सकते ठीक सर। आपकी व्यवस्था है, लेकिन जाने से पहले ये एक सवाल जो कि हमने पीछे लगा के रखा हुआ है, फुल फ्रेम में हैं। सर को दिखा दीजिए एक बार, कि हाँ सर ये जो बुल सोया हुआ है, इतना हाँ। सब कुछ हो गया, आरबीआई की मतलब कटौती भी हो गई, जीडीपी हमारा 7.8 हो गया, जीएसटी में कट हो गया, अब नहीं तो कब कब जागेंगे महाराज? तो इसका उत्तर जाते जाते दे दीजिए जो हमारे दर्शक सब जानने के लिए आतुर हैं कि आखिर में चल क्यों नहीं रहा बाजार। देखिए बुल रेस्ट कर रहा है, सोया नहीं है। तो जागेगा तो सही, खड़ा भी होगा, चार्ज भी करेगा। और जैसा मैंने बोला, अगर आप पिछले 42 साल में देखेंगे तो सेंसेक्स की 32 साल रीडिंग पॉजिटिव, तो 4 साल में 3 साल सेंसेक्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक साल फ्लैट गया है। लेकिन आप 2021 से देखिए, हमें लगता है मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है। आप कोविड से देखेंगे तो देखिए बाजार का क्या रिटर्न है। तो मेरा ही मानना है, टाइम की बात है, कुछ समय की बात है, पेशेंस लग सकता है। एक बार एक फेस आया था, 2-2 3-3 साल जब इंडेक्स ने कुछ नहीं किया था, 2015 से 17 का एक फेस रहा है, 2009 से 11 में इंडेक्स ने कुछ नहीं किया था। तो ऐसे फेस आते हैं बीच में, एक एक 2-2 साल 3-3 साल के, जब मार्केट। पर जैसा मैंने बोला, जितनी देर रेस्ट करेगा उतनी तेजी से जागेगा और चार्ज करेगा। तो इनफैक्ट जब तक रेस्ट कर रहा है, मौका है निवेश करने का। हाँ, ये और बात। ये प्रॉब्लम टेम्पररी है इंडिया की, देखिए करेक्शंस टेम्पररी है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी स्ट्रक्चरल है। अच्छा, ये सर मतलब चलते चलते एक लाइन मुझे किसी ने बोला था कि बुल और बियर के बीच बात हो रही थी, तो बियर बार बार कह रहा था कि हमारा वक्त है, हमारा वक्त है। तो फिर बुल की तरफ से कहा गया कि तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो आप कितने सहमत हैं इससे? बहुत बढ़िया सर, दौर चल रहा है सर, आएगा नहीं, दौर चल रहा है। दौर चल रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक गुरमीत सर। और आपसे एक थैंक ही यू सर। रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास समय रहे, कभी कदार बीच बिल्कुल बीच में जो है हमारे बिल्कुल। दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहिए। जरूर। बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात शेयर करके। थैंक यू थैंक यू, सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, तो आज के कार्यक्रम को तो अब यहाँ पर समेट रहे हैं, लेकिन अभी सोया हुआ है, थका हुआ है, अब आराम कर रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब चलेगा तो फिर आपको खरीदने का समय नहीं मिलेगा। तो ये समय ऐसा है जहाँ पे आप अच्छे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अच्छे अच्छे शेयरों, अच्छे अच्छे सेक्टर्स में निवेश करें। थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी डेली बेसिस पे हर रोज़ सुबह 10 बजे 1 बजे हमारे साथ जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।